हेलो एवरीवन। सो हमारा कॉस्ट काउंटिंग का इंटीग्रल काउंटिंग इंटीग्रेटेड काउंटिंग वाला टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में इसका मीनिंग, मेरिट, डिमेरिट्स की थी और उसके साथ इसके प्रिंसिपल्स किए थे। आई होप आपको क्लियर होंगे। अगर आपने वो प्रिंसिपल्स को अच्छे से नहीं पढ़ा, सो मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले आप फर्स्ट वीडियो में प्रिंसिपल्स कर लीजिए। अगर आपको वो प्रिंसिपल्स क्लियर नहीं है तो आपको ये जो आज वाला टॉपिक है, जो हमारा है अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड अंडर द इंटीग्रल अकाउंटिंग एंड जर्नल एंट्रीज पास इन द इंटीग्रल अकाउंटिंग, सो वो आपको कम समझ में लगेगा अगर आपने प्रिंसिपल्स अच्छे से नहीं किए। So I recommend to all of you, please watch first part of this video, this topic, so you can easily understand the accounts maintained in the integrated accounting and journal entry should be passed. So start the topic. फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे इसमें अकाउंट्स कौन कौन से प्रिपेयर किए जाते हैं और इनमें जर्नल एंट्रीज। वैसे जर्नल एंट्रीज के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत सी ट्रांजैक्शंस होती हैं, ठीक है ना। अनकाउंटेबल इवेंट्स होते हैं, अनकाउंटेबल ट्रांजैक्शंस होती हैं। सो अगर आपको जर्नल एंट्रीज कैसे डालते हैं, इनके रूल्स आपको आ गए तो आप जर्नल एंट्रीज मोस्टली डाल सकते हो। हम प्रैक्टिस के तौर पे थोड़ी सी एंट्रीज भी करेंगे। उसके पहले हम अबाउट इसके अकाउंट्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से अकाउंट्स में मेंटेन किए जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसे सिंपल से अगर मैं बात करूँ, दिस इज़ अ वेरी सिंपल पोर्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कैश की रिसिप्ट हो रही है और कैश की पेमेंट हो रही है, तो उसके लिए हम इसमें भी कैश अकाउंट ही मेंटेन करेंगे। प्रॉब्लम क्या आती है इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग में, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो अकाउंट्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं उनके एंड में कंट्रोल अकाउंटिंग वर्ड करना जरूरी है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ कैश अकाउंट है तो कैश कंट्रोल अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है। बट सीधी सी बात ये है कि जो है कैश अकाउंट होता है, इसमें प्रिपेयर किया जाता है जिसमें कैश की रिसिप्ट और कैश की पेमेंट के बारे में डिस्कस किया जाता है। सो इसमें जो कैश का अकाउंट होता है उसमें कैश अकाउंट ही बोला जाता है, उसको कैश कंट्रोल अकाउंट्स नहीं बोल सकते। सो इस बात का ध्यान रखना है, इसमें जो कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट की जितनी भी एंट्रीज हैं वो हमारे कैश अकाउंट में रिकॉर्ड होती हैं। उसके बाद आता है रॉ मटेरियल। अगर मैं फाइनेंशियल अकाउंट की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सोचो आप, अब गुड्स लेके आते हो, रॉ मटेरियल, उसका फाइनल प्रोडक्ट बनता है और आप सेल कर देते हो। जब आप इसकी एंट्री डालते हो, जनरल एंट्री डालोगे, आप इस चीज़ को ध्यान में रखना। आप पहले क्या करोगे, उसकी जब रॉ मटेरियल परचेज करके आओगे उसकी परचेज की एंट्री डालोगे और जब सेल करके आओगे उसकी सेल की एंट्री डालोगे। दैट इज इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बट कॉस्ट अकाउंटिंग में आपने ध्यान से देखा होगा, कॉस्ट शीट बनाई थी जब हमने, कॉस्ट शीट में हम वर्क इन प्रोग्रेस भी डिटेल में पढ़ते थे, वर्क इन प्रोग्रेस का अकाउंट एंट्रीज भी डालते थे। क्यों डालते थे? क्योंकि वो कॉस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, उसमें हम प्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम वर्क इन प्रोग्रेस की बात भी करेंगे। सो इस बात का ध्यान रखना, हम फाइनेंशियल अकाउंट्स में वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में कोई बात नहीं करते। सो इसका रिजल्ट की बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंट्स में वर्क इन प्रोग्रेस की कोई एंट्री नहीं डाली जाती। और जो हमारा इंटेग्रल सिस्टम है या कॉस्ट काउंटिंग है, इंटेग्रल की हम बाद में बात करें, पहले हम नॉन इंटेग्रल की बात कर रहे हैं। नॉन इंटेग्रल में क्या होता है, जो फाइनेंशियल बुक्स हैं और कॉस्ट की बुक्स हैं वो अलग अलग प्रिपेयर की जाती हैं, और जो हमारा इंटेग्रल सिस्टम है उसमें क्या है, वो कंबाइंड प्रिपेयर की जाती है, जिसमें हमारे सिर्फ एक एंट्री डालते हैं, दोनों की कंबाइंड। सो जनरल एंट्री की बात हम बाद में करेंगे, पहले इस चीज का ध्यान रखना है कि इसमें वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रेड किया जाता है जो कॉस्ट में है, और जो फाइनेंशियल में उसमें वर्क इन प्रोग्रेस की कोई एंट्री नहीं होती। सो अगर मैं बात कर रहा हूँ कॉस्ट काउंटिंग की, सो इसमें रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स, वैसे इनके तीन अलग अकाउंट्स बनते हैं। दैट इज द चाइल्ड अकाउंट, जिनको चाइल्ड अकाउंट कहते हैं, और इनका कॉमन अकाउंट बनता है स्टोर कंट्रोल अकाउंट। मैंने फिर कहा था इसके पीछे कंट्रोल वर्ड लगाना जरूरी है। दैट इज द स्टोर कंट्रोल अकाउंट। कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है, उसके लिए कौन सा अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है? उसके लिए कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट ही प्रिपेयर किया जाता है। ये हमारी सेकंड आइटम ऐसी आ गई जिसके पीछे कंट्रोल वर्ड यूज नहीं किया गया। एक कैश अकाउंट था, दूसरा स्टोर ऑफ सेल अकाउंट, कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट, सॉरी। सो नेक्स्ट ये हमारी थर्ड ट्रांजैक्शन, थर्ड अकाउंट था, जिसमें पहले हमने कैश अकाउंट के बारे में बात की, दूसरा हमने स्टोर कंट्रोल अकाउंटिंग के बारे में बात की, थर्ड वन इज अवर कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट।
फोर्थ अकाउंट हमारा आगे जिसमें हम डेटर्स एंड क्रेडिटर्स की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। अब जो डेटर्स और क्रेडिटर्स की ट्रांजैक्शंस होती हैं उसमें क्या होता है, परचेज पैसा आया और पैसा गया, जो हमारे फाइनेंशियल का पार्ट है, बट इसमें कॉस्ट का पार्ट नहीं है। कॉस्ट का पार्ट क्यों नहीं है? क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में हम प्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं। सो हेयर अगर इसकी जर्नल एंट्री की बात करें तो इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं पड़ती, बट इसका अकाउंट मेंटेन किया जाता है। सो इसके लिए डेटर्स एंड क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। डेटर्स एंड क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट फॉर द डेटर एंड क्रेडिटर्स ट्रांजैक्शन। कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, सो उनको रिकॉर्ड करने के लिए प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट मेंटेन किया जाता है। इसके पीछे भी कंट्रोल वर्ड यूज नहीं होता। डायरेक्ट वेजेस ओवरहेड के अकाउंट्स हो गए, डायरेक्ट वेजेस और ओवरहेड कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट। अब इसके पीछे कंट्रोल वर्ड यूज किया हुआ है। सो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स क्या कंट्रोल वर्ड यूज किया गया था, डायरेक्ट वेजेस एंड ओवरहेड कॉस्ट क्या कंट्रोल वर्ड यूज किया हुआ है, और स्टोर कंट्रोल अकाउंटिंग क्या कंट्रोल वर्ड यूज किया हुआ है। अब अगर हम बात करें कि कितने डिपार्टमेंट होते हैं, है ना, सेल का डिपार्टमेंट, परचेज का डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट हो गया, कैश का डिपार्टमेंट हो गया। सो अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अब हर किसी की अकाउंट्स की हमने डिटेल में अगर हम पढ़ेंगे तो वो बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत लेंथी प्रोसेस भी हो जाएगा। सो सिंपल सा वर्ड है कि अगर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी डिपार्टमेंट के अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं सेपरेटली, उनके लिए कॉस्ट सेंटर कंट्रोल अकाउंट, कॉस्ट सेंटर अकाउंट मेंटेन किया जाता है। मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, कैश के ट्रांजैक्शंस के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कैश के ट्रांजैक्शन के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज किया था, कैश अकाउंट। उसके बाद हमने किया था अबाउट द रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड, जिसके लिए हमने स्टॉक कंट्रोल अकाउंट प्रिपेयर किया था। थर्ड वन इज अवर कॉस्ट ऑफ सेल, जिसके लिए हमने कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट बनाया था। फोर्थ इज अवर डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के लिए, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स की ट्रांजैक्शन के लिए हमने डेटर क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट प्रिपेयर किया था। फिफ्थ वन इज अवर प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए, जिसके लिए हमने प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट क्रिएट किया था। सिक्स्थ वन इज द डायरेक्ट वेजेस और ओवरहेड के लिए, डायरेक्ट वेजेस और ओवरहेड के लिए हमने कंट्रोल अकाउंट यूज किया था। एंड लास्ट वन इज द ईच डिपार्टमेंट के, हर डिपार्टमेंट के लिए हमने कॉस्ट सेंटर अकाउंट मेंटेन किया है। इन अकाउंट्स को आप डिटेल में कर लेना, ठीक है। जब तक आपको ये अकाउंट समझ लगेंगे हमारी एंट्रीज पास्ट नहीं हो सकती। सो हमारी इसकी जनरल एंट्रीज है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगी। सो उसको देखना ना भूलिए, और इस बात का ध्यान रखना कि इसकी जनरल एंट्रीज पेपर में आ सकती हैं। एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आपको जनरल एंट्रीज पूछ सकते हैं, अकाउंट पूछ सकते हैं, और इसके प्रिंसिपल्स मोस्टली पेपर्स में आते होते हैं। सो जनरल एंट्रीज देखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, एंड नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी फॉर द जनरल एंट्रीज। आई होप अकाउंट्स आपको क्लियर होंगे। इसके अकाउंट्स मैंने 7 सिंपल लाइंस में अपने पेपर में लिखने को, ज़्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। इसके अकाउंट्स आते हैं बिकॉज ऑफ दैट, उसके पीछे रीज़न ये है कि आपको अकेले अकाउंट्स नहीं आएंगे, आपको प्रॉपर क्वेश्चन में पूछा जाएगा, जिसमें आपने एक पेज में मीनिंग भी लिखोगे, दूसरे पेज पे से अकाउंट्स लिखोगे, और उसकी जनरल एंट्रीज लिखोगे। अगर आप 10 एंट्रीज भी लिखते हो तो उसकी 3 सिस्टम में अगर हम लिखेंगे तो उसकी कम से कम 30 एंट्री हो जाएंगी। 10 की ट्रांजैक्शंस की 30 एंट्री कैसे होंगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू सो मच।